students, welcome in the online classes of Growth Up Education Center. So beta, today we are going to start a new chapter of class 7th, which is respiration in organisms. We have already studied about nutrition in organisms, and now we are going to level up to learn about organisms, and that is the next chapter, which is respiration. तो बेटा हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हम लोगों ने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ा। अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो बात कर रहा है रेस्पिरेशन के बारे में, कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से जीवों में श्वसन होता है, इसमें बेटा जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेटा है क्या, तो इसको आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप 3 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। What is the meaning of oxidation of food? That means the food which we have obtained, that food will be combined with oxygen and liberate energy for the body. Energy, that too in the form of ATP. What is ATP? ATP is called energy currency of the cell. ATP is called energy currency of the cell. What is the full form of ATP? So the full form of ATP is adenosine triphosphate. क्या बताया बेटा मैंने आपको बताया कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। क्यों हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कह सकते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं या जो फूड का एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है, क्या होता है बेटा, वो दैट इज ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज हमको मिलता है फूड से, ये कंबाइंड होता है विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, क्या चीज है जो रिलीज होती है, तो वो चीज है बेटा एटीपी। क्या है एटीपी का फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। करेंसी क्या होती है बेटा, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज या रुपया। हमको कोई भी चीज अगर मार्केट से खरीदनी है, हमको किसी भी तरीके की कोई चीज की रिक्वायरमेंट है जो हमको परचेज करना है, तो उसको परचेज करने के लिए हमको उसके बदले में करेंसी को देना पड़ता है। जब हम अपने पास से करेंसी देते हैं तब वो चीज हमारे पास आ पाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए है, उसके लिए जो करेंसी है वो क्या है बेटा, वो है एटीपी। जब हमारी बॉडी में एटीपी होगा तभी हमारी बॉडी में बेटा एनर्जी रहेगी। एटीपी नहीं तो एनर्जी नहीं, यही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पे एटीपी को यूज किया जाता है, और जो एनर्जी के काम है देन वो उससे फुलफिल किए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट मींस फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन and liberate energy in the form of ATP, and that energy will be used for all the activities of the living organisms body। जितनी भी एक्टिविटी उसके बॉडी में होनी है रिलेटेड टू एनर्जी, वो सारी इसी एटीपी को यूज करते हुए होंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या चीजें हैं हमारे इस चैप्टर में जो हमको देखनी है। तो सबसे पहली चीज जो है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर energy.
जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए जो एक सबसे बेसिक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है बेटा? एनर्जी। हम अपनी लाइफ में जितने भी काम कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे पास कंटिन्यूसली एनर्जी का यूज हो रहा है। हमारे वॉक करने में, टॉक करने में, राइट करने में, सारी चीजों में, रीड करने में, हर चीज में हमको एनर्जी लगती है। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए भाई? अगर आप कहेंगे कि मैम बताइए कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी, तो आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इमेजिन कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक बेटा, या फिर कोई ऐसा आप पैथोजन के नाम ले लें, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ए टू जी, सबको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। हर किसी को, सभी जीवित जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी वर्क वो करेंगे वो बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कर नहीं सकते, सबसे पहली बात। नाउ सेकेंड थिंग, किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं एनर्जी को यूज करके? तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? सारे वो प्रोसेस जो लाइफ को रेगुलेट करते हैं, लाइफ को चलाते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन आता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सारी चीजें कलेक्टिवली मिलकर लाइफ प्रोसेस को बनाती है। और ये लाइफ प्रोसेस जो है ये कब कंप्लीट हो पाता है? तभी हो पाता है जब हमारी बॉडी में एनर्जी प्रॉपरली होती है। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस है, वेदर इट इज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन, any of the life process, all life processes require energy। ठीक बेटा, क्या कह रहा है पॉइंट हमसे? जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, परिवहन और प्रजनन को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो हमारी बॉडी के सारे काम नहीं हो पाएंगे, और ये सब काम नहीं हो पाएंगे तो हमारी बॉडी बेटर रेगुलेट ही नहीं हो पाएगी। अगर बॉडी में ग्रोथ नहीं है तो फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करेंगे? बॉडी में मूवमेंट नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन का ही काम रुक जाएगा तो फिर हमारी बॉडी रेगुलेट कैसे हो पाएगी? तो सारी ही चीजों को करने के लिए बेटा हमको क्या चाहिए? वी रिक्वायर एनर्जी फॉर एवरी लाइफ प्रोसेस टू रेगुलेट। थर्ड थिंग, विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू एनी वर्क। दैट इज तो सो ऑब्वियस, जब हर काम को करने के लिए एनर्जी ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। नाम ही रख दिया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि कहीं भी एनर्जी की जरूरत है तो यही करेंसी यूज की जाएगी। और अगर ये करेंसी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो हम कोई भी अपना वर्क, एनी वर्क वी कांट परफॉर्म इट, हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप ऊर्जा के बिना जीव कोई भी काम नहीं कर सकते। ऊर्जा ही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट थिंग क्या कह रहे हैं? विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू एनी वर्क। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट। कह रहे हैं सबसे पहली चीज तो अभी आप पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि जो फूड है, पिछले चैप्टर में बात मैंने आपको बताई थी, फूड ही हमको क्या करता है बेटा? एनर्जी देता है। फूड हमको ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। ये सारी चीजें बेटा हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि आप लोगों को जैसे कि ऑलरेडी पता है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस चैप्टर दैट फूड वी ईट दैट गिव्स अस एनर्जी। जितना भी खाना हम खा रहे हैं उसी से हमको क्या हो रही है? एनर्जी मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आ पाएगी। बट जैसे कि मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि सिर्फ फूड हो और एनर्जी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये प्रोसेस बना है। कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन। क्या प्रोसेस है ये? विच कन्वर्ट्स एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इनटू अ फॉर्म विच बॉडी कैन यूज। इसमें क्या कर सकते हैं? जो फूड के फॉर्म में एनर्जी आई है
ग्लूकोज के फॉर्म में आई है, उस ग्लूकोज को एज इट इज बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, और उससे एटीपी को बेटा लिबरेट कर देता है। एम आई क्लियर? क्या कह रहा है? कह रहा है श्वसन वो प्रक्रिया है जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा को एक ऐसे रूप में, रूप भी आपको मैंने बता दिया क्या रूप है ये रूप है बेटा एटीपी में परिवर्तित करती है, जिसका शरीर उपयोग कर सकता है। बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज नहीं कर सकती, ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज करने के लिए केपेबल नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू एटीपी, ताकि इसको अच्छे से हमारी बॉडी यूज कर पाए और जितनी भी एनर्जी रेगुलेटेड थिंग्स है वो सारे हमारी बॉडी में प्रॉपरली परफॉर्म हो पाए। सारे पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहला दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? टू डू वर्क। एनर्जी है तो काम हो पाएगा। क्या था हमारा पहला पॉइंट? सभी जीवित जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ, लाइक व्हाट फंक्शंस? दैट इज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इस सारी चीजों को करने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, परिवहन और प्रजनन को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट थिंग, विदाउट एनर्जी organisms cannot do any work. If there is no energy, then there is no work. Energy is equal to work, no energy is equal to no work. Okay, क्या कह रहे हैं? ऊर्जा के बिना जीव कोई भी काम नहीं कर सकते। The energy comes from the food you eat. एनर्जी आती कहाँ से बेटा? फूड से आती है। ऊर्जा आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आती है। Respiration is the process which converts energy stored in food into a form which the body can use. क्या करती है? श्वसन वो प्रक्रिया जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिसका शरीर उपयोग कर सकता है। जो खाने से मिला था उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, इस तरह से क्या किया गया? उसको कन्वर्ट किया गया, एक ऐसे फॉर्म में लाया गया बेटा कि एनर्जी मिलने पाए, ताकि हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके। नेक्स्ट थिंग देखेंगे बेटा यहाँ पे, वाई डू वी रिस्पायर। ये आप ऑलरेडी समझ चुके कि एनर्जी है तो ही हमारी बॉडी है, अगर एनर्जी नहीं है तो कोई भी लाइफ प्रोसेस रेगुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर कोई भी लाइफ प्रोसेस रेगुलेट नहीं कर पाएगा दैट मीन्स कि हमारी लाइफ जो है वो लाइफ रहेगी नहीं। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली ग्रोथ नहीं है, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है, तो लाइफ को सर्वाइव करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो एनर्जी सारे काम को करने में हेल्प करती है, और जब सारे काम होते हैं बेटा तभी हम क्या कर पाते हैं? लाइफ में अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं, हम सारी चीजों को अपने अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि होना क्या है यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला था बेटा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना है, ये आप समझ गए थे मेरी बात आई होप। पर किस चीज में उसको कन्वर्ट करना है? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स नहीं है, ये क्या है बेटा? ये बाय प्रोडक्ट्स है। मतलब जब हम यूज करेंगे फूड और ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने के लिए तो एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, एनर्जी विल बी द मेन एंड प्रोडक्ट जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बट उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बन के रेडी होंगे। और वो बाय प्रोडक्ट्स कौन होंगे? वो बाय प्रोडक्ट्स ही हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ वाटर। ठीक, मतलब अब क्या किया? आपको नई बात समझ में आई? आपको समझ में आया कि जब ग्लूकोज कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ तब वो हमको CO2 लिबरेट करके देगा, वाटर लिबरेट करके देगा, और उसके साथ साथ ATP जो कि क्या है बेटा? एनर्जी है, उसको भी लिबरेट करके देगा। और यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? रेस्पिरेशन। यही प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया हमारी बेटा श्वसन की प्रक्रिया कहलाएगी।
एम आई क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस जो फूड का ऑक्सीडेशन कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ और कंबाइंड होकर उसने क्या बाय प्रोडक्ट्स बना दिए? CO2 बना दिया, वाटर बना दिया, और जो मेन चीज हमको चाहिए थी, दिस इज आवर मेन एंड प्रोडक्ट, मास्टरपीस, जो कि हमारा मेन है एनर्जी को बनाने के लिए, वो यहाँ से लिबरेट हो पाया। ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वी कैन से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एम आई क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे जो हैं, हर किसी के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये पॉसिबल है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी लिविंग है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बेटा एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े से ह्यूमन बीइंग तक हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो, उन सब के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। और अभी मैं आपको इतनी देर से क्या पढ़ा रही हूँ? दैट दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, जब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तब एनर्जी मिलेगी। तो क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है वो एनर्जी को नहीं बनाएंगे? और अगर वो एनर्जी को नहीं बनाएंगे तो क्या उनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस सब किस तरीके से रेगुलेट होंगे? तो ये बात तो एकदम गलत हुई, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी के बिना सरवाइव कर ले। तो अब यहाँ पे मतलब बात यह आई कि चाहे ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन बॉडी में एब्सेंट हो, अवेलेबिलिटी हो और या फिर ना हो, एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जब हमने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या फिर एब्सेंस में हो, दोनों ही केस में एनर्जी बनती है, तो हमने क्या किया? दो कैटेगरीज में अपने रेस्पिरेशन को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, और यहां पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक टाइप ऐसा होगा भाई जिसमें ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट होगा, दूसरा टाइप ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीजन बेटा क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो सबसे रेस्पिरेशन क्या है ये आप समझ ही चुके हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करना है, फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आ जाएगा। बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो विदाउट ऑक्सीजन अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उनकी पूरी लाइफ चल रही है। बट ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं तो हम उनको एनर्जी भी बना के नहीं देंगे, तो एनर्जी तो उनकी बॉडी में भी बनेगी, बट उनकी बॉडी में बनेगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जितने हम लोग जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो अब आप इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है हमारा फ्लो चार्ट? रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को क्या कर दिया गया है? कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक कैटेगरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड कैटेगरी बेटा जो होती है वो होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, बेसिस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बेटा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब किसमें क्या होता है? तो
तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है उन सब में ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आप इसकी एग्जांपल में अपना ही नाम लिख सकते हैं। क्या है आपका नाम? आप लोग हैं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। चलिए इसी बात से एक और बात याद आ गई, ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स? देखेंगे क्वेश्चन को, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वापस आते हैं। एरोबिक में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स। एनारोबिक में आपके एग्जाम्पल लिख सकते हैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आपका एक बहुत ही फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज बैक्टीरिया। क्या आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल है बेटा? बैक्टीरिया। ठीक, इस फ्लो चार्ट को आप बढ़िया से अपने कॉपी में बनाइए फटाफट से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। टू टाइप्स है इसके। एक टाइप है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा एंड दैट टाइप इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड कैटेगरी इन विच ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, and that is called anaerobic respiration. What are the examples? The example of aerobic respiration is us, human beings, and the example of anaerobic respiration is bacteria, which is a microorganism which is prokaryotic in nature. It does anaerobic respiration. Am I clear? श्वसन दोनों तरीके से ही हो सकता है, कोई भी उसमें परेशानी की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन एक मैंने दिया था, बताया क्या कोई? किसी को आता है क्या ये चीज? जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ आज जो टॉपिक आया। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, हम सबको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है बेटा, जिसको हम साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम या बॉटेनिकल नेम बोल के बुलाते हैं। अब क्यों इस नेम की जरूरत है? ठीक बेटा, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको अभी एक, क्या क्वेश्चन था कि आपको ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम बताना है। क्या है साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का? दैट इज होमो सेपियंस। ओके बेटा, कभी भी आप किसी का भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि दो नाम यहाँ पे यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट नेम इज जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज स्पेशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जब आप इनको लिखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर जीनस का होगा वो कैपिटल होना चाहिए, अदर देन दैट सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। स्पेशीज का भी फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो वहां पे वो इटैलिक्स में लिखा हुआ होता है, बट हम अपनी हैंड राइटिंग में इतना प्रिसाइजली इटैलिक्स नहीं लिख सकते। दैट इज वाई उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हमें अंडरलाइन करना होता है। अब अंडरलाइन करने का बेटा एक रूल है, आप ऐसे लाइन नहीं बना सकते। दिस मेथड इज रॉन्ग। आपको किस तरीके से लाइन बनानी है? जीनस की लाइन सेपरेट होनी चाहिए एंड स्पेशीज की लाइन बेटा सेपरेट होनी चाहिए। दैट मीन्स हम होमो को अलग अंडरलाइन करेंगे एंड सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। सो दीज आर द रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल, in species nothing is capital, and other than that we have to underline both genus and species, that too separately। एक लाइन से हम इनको अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक, तो ये बात हो रही थी बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कहाँ थे हम कि दो प्रकार से होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। नाउ पर्टिकुलरली अब जब बात हो रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो अब आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप लिख सकते हैं कि क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन। occurs in the presence of oxygen। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या क्या चीजें मिल रही हैं? CO2, जो कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाता है। वाटर जो हमारी बॉडी का है पार्ट है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है। एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एम आई क्लियर? किस में होता है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन में काम होता है।
कौन करता है ये? एग्जाम्पल्स, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जिसके बारे में हमने इतना डिस्कशन भी कर लिया, ह्यूमन बींग्स। अगर आपको सिंपली बात करनी है, अदर देन दैट आप ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के नेम, कुछ प्लांट्स के नेम आप लिख सकते हैं एंड योर आंसर विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तो आपको इतनी ज्यादा समझने में प्रॉब्लम यहाँ भी होनी नहीं चाहिए। क्या है भाई यहाँ पे आप लिखेंगे अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तब भी ग्लूकोज को क्या करना है बेटा? ब्रेक डाउन करना है। और जब ऑक्सीजन नहीं है और वो ब्रेक डाउन करेगा तो क्या प्रोडक्ट्स वो बनाएगा? तो वो बनाएगा एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी। एनर्जी अगेन सेम फॉर्म में बन रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है एनरोबिक के प्रोसेस में, और इतनी ही एनर्जी सफिशिएंट है एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। साथ साथ CO2 अगेन लिबरेट हो जाएगा एंड एल्कोहल बन के रेडी हो रहा है। अब इस प्रोसेस का एक अलग नाम भी होता है। क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एल्कोहल बन के रेडी होती है जो कि यूज की जाती है इन मेनी एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यीस्ट। अदर देन दैट मैंने आपको बैक्टीरिया बताया जो कि एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यीस्ट है विच इज अ काइंड ऑफ फंजाई जो कि एनरोबिक रेस्पिरेशन करता है और इसी से अल्कोहल बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज है बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बिना जब वो अपना ब्रेक डाउन कर रहा है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को लिबरेट कर रहा है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार हम लोग वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, वी आर एरोब्स, बट कई बार हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कब कमी हो जाती है? सपोज जब आप कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी की एनर्जी यूज बहुत ज्यादा हो रही है बट उतनी जल्दी ऑक्सीजन इनहेल करके आप अपने लिए एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं। तो इन दैट केस आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं है, नहीं फुलफिल हो पा रहा है कि वो फूड को ऑक्सीडाइज कर पाए या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाए, बट एनर्जी तो हमको चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद हम एकदम बेहोश हो जाएंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी रहेगी, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी परमानेंटली बनती रहेगी। तो उस केस में हमारे बॉडी में भी एनरोबिक रेस्पिरेशन ही अकर होता है। अब वो एनरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? ग्लूकोज है अगेन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो खुद को ब्रेक डाउन कर रहा है, एनर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि आप बेहोश हो जाएंगे, आप तब भी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, तब भी आप अपनी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो एक प्रोडक्ट बना देगा विच इज लैक्टिक एसिड। और बेटा इसी प्रोडक्ट की वजह से हमारे बॉडी में क्रैम्प्स अकर हो जाते हैं। व्हाट आर क्रैम्प्स? जब आप कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं या जब आप रनिंग करते हैं, आप कुछ फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो आपकी मसल्स में, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है और उसी की वजह से मसल्स का जो पेन है वो होता है। बट जब आप उसका थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट लगा के ट्रीटमेंट करते हैं या हॉट वाटर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वो ठीक भी हो जाता है। परमानेंट क्रैम्प कोई नहीं है, विद टाइम में डेवलप होता है एंड ठीक भी हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने दो बातें समझी। आपने पहली बात तो ये समझा कि पहली चीज जितने भी एनारोबिक वाले ऑर्गेनिजम्स है वो सब एनारोब्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब वो ऐसा रेस्पिरेशन करेंगे तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, बट ऑक्सीजन के बिना ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को बनाएगा। बट अदर केस भी है जब ये हमारे साथ होता है हेवी एक्सरसाइज के टाइम, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब मसल्स के इनसफिशिएंट होता है उस टाइम पे फूड का ब्रेक डाउन होता है, बट कैसे? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एनर्जी तो लिबरेट होती है बट उसके साथ साथ क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, जो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गए होंगे बेटा आपको दोनों टाइप्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए।
एक बार आप समरी में इस बात को समझ सकते हैं कि हमने फूड ईट किया, जो कि आपको पता है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंजेक्शन के थ्रू फूड ईट करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसका किस तरह से डाइजेशन होता है, फिर जो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फूड के साथ कंबाइंड हुआ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बेटा कहाँ से आया, तो रेस्पिरेशन का ही एक सब टॉपिक है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे जो नोज है उससे हम ब्रीथ करते हैं, और ब्रीदिंग में दो प्रोसेस करते हैं, पहला काम इनहेल एंड दूसरा काम बेटा एक्सहेल। इनहेल हमको क्या करना है, इनहेल हमको करना है बेटा ऑक्सीजन, और एक्सहेल हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो दैट मीन्स जो ये O2 की बात हो रही है, जो फूड के साथ ऑक्सीडाइज होने वाला है, फूड को ऑक्सीडाइज करने वाला है, वो कहाँ से आया, वो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग में जब हमने इनहेलेशन किया, एयर को इनहेल किया, तब ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, फूड के साथ कंबाइंड हुआ, और इसने हमारी बॉडी को एनर्जी तो दी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, बट इसके साथ साथ वाटर भी दिया और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी को नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा बॉडी से एक्सहेल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमारी बॉडी का एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी से एक्सहेल कर दिया जाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। जैसे ना आपको पता है श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक होता है और दूसरा एनारोबिक वाला श्वसन आपका होता है। एरोबिक में क्या होता है, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, कौन सा फूड सब्सटेंस बेटा, ग्लूकोज, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलने के साथ खाद्य पदार्थों से ग्लूकोज का विघटन होता है तो उसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। ये जो है मैंने आपको कई बार बता दिया कि किस तरीके से जो है फूड क्या है हमारा यहाँ पे, ग्लूकोज कंबाइंड होता है विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आया बेटा, ब्रीदिंग के प्रोसेस से हमारी बॉडी में आया, इसने एनर्जी को रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के ही प्रोसेस से बॉडी से बाहर चला गया। ये सारा काम हमारी बॉडी में अकर हुआ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एंड द सेकेंड टाइप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि आपने पढ़ा क्या प्रोसेस है बेटा, ये breakdown of food substance with the release of a small amount of energy in the absence of oxygen. It occurs in certain organisms like yeast and some bacteria. These organisms are also called anaerobes. क्या है अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा की रिहाई के साथ खाद्य पदार्थों का विघटन करता है। ये यीस्ट या कुछ बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में होता है। इन जीवों को अवायवीय जीव कहा जाता है। जो बात मैंने आपको बताई थी कि चाहे बैक्टीरिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर आप यीस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, इन दोनों में ही एनरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन जो पाया जाता है। और क्या है एनरोबिक रेस्पिरेशन, कि बिना ऑक्सीजन के फूड खुद को ब्रेक डाउन करेगा और तब बेचारा एनर्जी तो बना पाएगा बट ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं बना पाएगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही यहाँ से रिलीज हो पाएगी। तो फूड ऑक्सीजन के बिना जब उसने खुद को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी बनाया, अल्कोहल बनाया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। क्लियर बेटा, एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। यही सेम चीज हमारे बॉडी के मसल्स में भी होती है। मसल सेल्स में जब काम ये होता है तब उस टाइम पे लैक्टिक एसिड और उसके साथ साथ एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। बट अगेन यहाँ भी कम अमाउंट में ही एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे भी लिबरेट नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप समझ गए कि रेस्पिरेशन क्या चीज है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तब वो हमारे लिए एनर्जी बनाता है। फूड ऑक्सीडाइज कैसे होता है, फूड और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। फूड जो हम ईट करते हैं, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं,
ये दोनों कंबाइंड होकर बॉडी के लिए एनर्जी को बनाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसा नहीं हो सकता। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो आपने देखा ये उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को बनाएगा। बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, बट तब एनर्जी क्या होती है, कम अमाउंट में ही रिलीज हो पाती है। डिफरेंस देखेंगे दोनों में। पहला डिफरेंस सो ऑब्वियस एंड सो क्लियर, इतनी बार मैंने आपको बताया, अभी आपको समझ में आ चुका होगा। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अकर होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। बट इन द केस ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ही क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन किया जाएगा। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो फूड होगा उसको कंप्लीटली तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ब्रेक डाउन करके एनर्जी तो रिलीज, ब्रेक डाउन करने से एनर्जी तो रिलीज हो ही जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। साथ साथ उसका ब्रेक डाउन जो होगा किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं है। कैसा ब्रेक डाउन है बेटा, पार्शियल ब्रेक डाउन है। साथ साथ यहाँ पे क्या है, एनर्जी तो अगेन यहाँ पे रिलीज हो रही है, मोर और लेस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ साथ एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन के रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है इसके बारे में, नेक्स्ट थिंग ये है कि एरोबिक में मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, जो बात मैंने आपको बताई थी, एंड इन एनारोबिक मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एरोबिक के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम लोग हैं, हम लोग कितने ढेर सारे लाइफ प्रोसेस करते हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, कितना ज्यादा एनर्जी हम यूज करते हैं। बट एनारोबिक के जो एग्जाम्पल थे, बैक्टीरिया था या यीस्ट था, उसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बन रही है तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता है कि उसको इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। तो मोर और लेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे फूड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सेल हो जाएगा बॉडी से, वाटर जो बॉडी में ही रहेगा, एंड एनर्जी अगेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बना के रेडी करेगा। बट दूसरी साइड फूड तो है बट यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे रिएक्शन गलत लिखी हुई है, दोनों तरफ सेम रिएक्शन है, आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगा, बट वाटर की जगह यहाँ पे एक अलग चीज बन के रेडी होगी विच इज एल्कोहल। वाटर की जगह यहाँ पे बनेगा बेटा एल्कोहल। और अगर यही चीज ह्यूमन के मसल्स में हो रही है तब क्या होगा बेटा, इन दैट केस फूड विल बी ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and will liberate lactic acid plus energy, lactic acid plus energy। क्लियर? चलिए एक और पॉइंट में बता देती हूँ आपको, जितने ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो दे आर कॉल्ड एरोब्स। Organisms which show aerobic respiration are called aerobes, and those organisms which shows anaerobic respiration are called anaerobes. So easy, nothing difficult in that. Other than an example जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आप अपना ही नाम ह्यूमंस लिख सकते हैं बार बार, ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे दो अभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने जो देख लिए हैं, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। These are the examples। तो आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एरोब्स कहते हैं, एग्जाम्पल उसके ह्यूमन बींग्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एनारोब्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो मैंने आपको 5-6 डिफरेंसेस बता दिए, 4 ऑलरेडी आपके सामने। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड फूड इज पार्शली ब्रोकन डाउन। जो भोजन है वो पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, बट इसे संपूर्ण तरीके से विघटित
नहीं होता है। यहाँ पे मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, जो ऊर्जा है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, बट यहाँ पे मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, जो ऊर्जा है वो कम मात्रा में बनती है। ओवरऑल इक्वेशन यहाँ एकदम सही, आप एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको करेक्शन बताए थे ये करके आप ये रिएक्शन को लिख सकते हैं। साथ साथ जिन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको अब एरोब्स कहते हैं। कौन है एग्जाम्पल? हम और आप, ह्यूमन बींग्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको हम एनारोब्स कहते हैं। कौन है बेटा एग्जाम्पल? द एग्जाम्पल इज यीस्ट एंड बैक्टीरिया। सो ये सारी ही चीजें हमने देखी अबाउट रेस्पिरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आगे आप कोई चैप्टर कंटिन्यू करवाया जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट्स है वो आप लिखेंगे ताकि आप डाउट क्लास में उसको प्रॉपरली क्लियर कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।